नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। बरबट्टी की फसल में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्य। बटेर पक्षियों के पालन से कमाएं अच्छा मुनाफा। प्रदेश के बहुत से किसान भाई बरबट्टी की खेती करते हैं, जिसे हम लोबिया के नाम से भी जानते हैं। यह फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है और इससे अधिक उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि आप खरपतवार नियंत्रण और जल प्रबंधन करते हुए बरबट्टी की फसल में कीट और रोग की रोकथाम करें। तो इस बारे में समस्त जानकारी लेते हैं जिला शहडोल के सहायक संचालक कृषि अनुराग पटेल से। किसान भाइयों, आपके खेत में इसमें लोबिया की फसल लगी हुई होगी, जिसे हम काउपी कहते हैं, बरबट्टी कहते हैं कहीं कहीं पर। तो ये फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो चुकी होगी। अब इस फसल में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मुख्य रूप से इसमें फसल बढ़ रही होगी। तो ये फसल मुख्य रूप से आप दो उद्देश्यों से लगाते हैं। एक तो सब्जी के हिसाब से, उसकी बरबट्टी को बेचकर सब्जी उसकी खाते हैं हम, और दूसरे दाल के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब बात आती है इसमें खरपतवार निदा नियंत्रण की। आप अगर लाइन से इसको लगाए हुए हैं तो आपने देखा होगा कि यार किसी खेत में खरपतवार बहुत ज़्यादा संख्या में हो। सामान्यतः खरपतवारों की बढ़वार भी बहुत तेज़ होती है, तो खरपतवार जो है फसलों को दबा देते हैं। वो उसमें प्रकाश नहीं आने पाता है, उसमें हवा नहीं आने पाती है, नमी चूस लेते हैं ज़मीन से, पोषक तत्व चूस लेते हैं ज़मीन से। इसके अलावा कीट और व्याधियां भी उनके कारण बहुत ज़्यादा आती है। वो कीट एवं व्याधियों को आश्रय देते हैं और वहीं से कीट और व्याधि जो है फसलों पर चली जाती है, इसलिए फसलों को कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो लाइन से है तो मेड़ नाली पद्धति में है तो उसको आप निदाई कर लें, उसमें डोरा चला लें, उसमें हैंड हो चला लें, इस टाइप से उसकी निदाई कर सकते हैं। और यदि लाइन से नहीं है तो मैनुअल एक एक खरपतवार निकालकर उस खरपतवार को उसमें से खेत को साफ करें। हमारे जिन किसान भाइयों ने बरबट्टी की खेती की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से आगे चलकर अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए अधिक बारिश के पानी से तो फसल को बचाना ही है। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में वर्षा का अंतराल अधिक हो गया है, वहाँ पर खेत में उचित नमी बनाए रखने की व्यवस्था करें। अभी बारिश का सीजन है, बारिश कभी तेज़ हो जाती है, कहीं कहीं बाढ़ भी की स्थिति दिख रही है, कभी हो सकता है कि सूखा की स्थिति आ जाए। तो जल प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। जल प्रबंधन से हमारा तात्पर्य है कि जल ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। नमी खेत में समुचित नमी बनी रहनी चाहिए। यदि ज़्यादा जल है तो उसको जल निकास की व्यवस्था की जानी चाहिए। नाली जो है, आप नाली को देख लें, नाली का मेड़ वगैरह खुला होना चाहिए ताकि पानी बरसे, पानी निकल जाए। यदि कहीं जल जमाव की स्थिति है तो उसको निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा यदि सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है, ज़्यादा लंबा पानी नहीं बरसा है, तो हल्की सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर आप सिंचाई कर देते हैं क्रांतिक अवस्थाओं पर, खासकर फलियां बनने की अवस्था पर, तो आपको अच्छी खासी फलियां मिल जाएंगी और इससे आपकी फसल भी बच जाएगी। किसान भाइयों, बरबट्टी की फसल में फली छेदक इल्ली का प्रकोप होता है। ये कीट पहले पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाती है और उसके बाद फली आने पर ये कीट फलियों में छेद करके उनको खाता है, जिससे फलियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो आप इस कीट की शुरुआती अवस्था पर जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर पर
अधिक हो तो क्यूनॉल फॉस दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। इसके अलावा बरबटी की फसल में लगने वाले पीला मोजेक रोग का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, बरबटी की खेती के लिए इसके बाद बात आती है फसल सुरक्षा की। बरबटी की खेत में आप देखेंगे कि पीले पत्ते हो जाते हैं, जिसको पीला मोज़ेक, पीला सिरा मोज़ेक बीमारी कहते हैं। ये एक विषाणु जनित रोग है। अगर आप लगातार खेत का निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं भी पीला मोज़ेक टाइप के लक्षण दिख रहे हैं, सिराएं उसकी पीली हो रही हैं, तो उस पेड़ को जड़ से उखाड़ लेना चाहिए। जड़ से उखाड़ कर गड्ढा खोद के और ज़मीन में उसको गाड़ देना चाहिए। ये क्रिया हमें 7, 8, 10 दिन लगातार वॉच करना चाहिए, क्योंकि ये मोज़ेक किसी पेड़ में आ रहा होगा, किसी में अभी इसका इन्फेक्शन हुआ होगा। तो कुछ ही पौधे रहते हैं जिससे ये बीमारी पूरे खेत में फैल जाती है। जो पौधे ग्रसित हैं इस रोग से, उन पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना एक इसका बहुत बड़ा उपचार है। इसके अलावा हम देखें, अगर उस खेत में कोई सफ़ेद रंग के सफ़ेद मक्खी सामान्यतः ये पत्तियों के नीचे बैठी होती हैं, अब उसको हिला हिला के थोड़ा सा देखें, अगर ऐसी सुबह के समय देखें अगर कोई मक्खी इस टाइप की दिख रही हैं, तो इसका हमें नियंत्रण करने के लिए जैविक चीज़ों का पहली बार इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमें 5 ml नीम का तेल जो है प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव कर देंगे, तो ये कीट सामान्यतः नियंत्रित हो जाता है और आपकी फसल बच निकलती है और आपको अच्छा फसल मिल जाती है। फिर भी यदि चूसक कीटों की संख्या ज़्यादा है और ये फसल आपको दिख रहा है कि नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है और कीट नियंत्रित नहीं हो रहे हैं, पीला मोज़ेक बढ़ने की संभावना रहेगी, तो आपको रासायनिक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। फली तुड़ाई करने के बाद इसमें दवा जो है थायमेथॉक्सान 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करने से इसका उपचार हो सकता है। इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड दवा जो है ये भी 0.5 ml प्रति लीटर। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फलियों को तोड़ लेने के बाद ही, सारी फलियों को तोड़ लें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें, ताकि 5-7 दिन तोड़ाई का कोई अवसर ऐसा ना रहे कि हमको फसलें तोड़नी पड़ें या फलियां तोड़नी पड़ें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बटेर पक्षी का पालन अब बहुत से किसान भाई करने लगे हैं। इसका पालन अंडा और मांस के लिए किया जाता है। इस पक्षी के पालन में मुर्गी पालन की तुलना में रोग कम लगते हैं और इनके खान पान पर खर्चा भी कम आता है। तो आइए बटेर पालन के बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर सुशील प्रसाद से। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बटेर पालन पर बात करेंगे। बटेर, जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा, ये आपके लिए नया नाम नहीं है। तो बटेर पालन एक ऐसा है कि आप इसका एक व्यवसाय कर सकते हैं। बटेर एक छोटा पक्षी है, मुर्गियों से कम समय में तैयार होता है, और जो भी हमारे मुर्गी पालक हैं तो वो जिस प्रकार से मुर्गियों का रख रखाव करते हैं उससे बहुत ही मिलता जुलता आप बटेर पालन कर सकते हैं। दूसरी बात, इससे लाभ यह है कि इसमें बीमारियों का प्रकोप कम है। आप देखें, मुर्गियों में आजकल हर वर्ष किसी तरह के, कभी बर्ड फ्लू तो कभी कोई इस तरह की बीमारी आ जाती है, जिससे इसके मार्केट पर प्रभाव पड़ता है, बाज़ार व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। और तो हमें इससे बचाने के लिए अगर किसी दूसरे पक्षी का चयन करने की आवश्यकता होगी तो बटेर पालन
एक अच्छा व्यवसाय के रूप में अपना सकते। पूरी दुनिया में बटेर की लगभग 18 नस्लें उपलब्ध हैं। उनमें से अधिकांशतः भारत की जलवायु में पाली जा सकती हैं। इन नस्लों में से कुछ नस्लें बड़े स्तर पर मांस और अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नस्ल का चयन कर सकते हैं। बुल व्हाइट यह मांस उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल मानी जाती है। यह अमेरिकी नस्ल की बटेर है। व्हाइट बेस्टेड यह भारतीय प्रजाति का ब्रायलर बटेर है जो मांस उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अधिक अंडे देने वाली नस्लों में ब्रिटिश रेंज, इंग्लिश व्हाइट, मंचूरियन गोल्डन फिरौन और टक्सेडो है। बटेर जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष के अंदर बटेर पालन का व्यवसाय के लिए हमारा पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर से इसकी शुरुआत की गई और ये धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में ये फैलने लगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि बटेर के पालन के लिए अगर आपने मुर्गियों के लिए अगर घर रखा है तो इसमें तो जगह भी कम लगता है। बटेर चूँकि छोटा पक्षी है, जितने में आप एक मुर्गी को रखते हैं उतने में कम से कम 5 बटेर रखे जा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चूजा का केल मंगाने का, तो चूजा तो हर बार आप चूजा इज्जत नगर से जाकर ला नहीं सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आप इसका पेरेंट का स्टॉक का अंडा आप वहाँ से ले आए और अपने यहाँ एक छोटा हैचरी, आजकल तो अगर आप कम तादाद में रखना चाहते हैं तो उसके लिए छोटा हैचरी जो है वो रखिए, और अगर बड़े तादाद में करना चाहते हैं तो इसके बड़े हैचरी भी उपलब्ध हैं। तो उसे लेकर आप हैचिंग अगर अपने यहाँ कराते हैं तभी आपको बटेर पालन का सही लाभ मिल सके। दूसरी बात क्या है कि आप जैसे मुर्गियों का ब्रूडिंग करते हैं उसी प्रकार से इसका भी चूजे आने के बाद इसे भी ब्रूडिंग करने की ज़रूरत होगी। और ब्रूडिंग करने में आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि ये इसके बच्चे चूजे जो होते हैं वो सिर्फ 7 ग्राम के होते हैं, क्योंकि इसका अंडा का वज़न ही 10 ग्राम का होता है। तो ये चूजे 7 ग्राम के होते हैं और इसमें इनका प्रबंधन अच्छी तरीके से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चूजे बचा पाएंगे तभी आपको आगे चलकर लाभ होगा। और आपके खान पान की व्यवस्था में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इसे थोड़ा प्रोटीन की मात्रा आप बढ़ा करके दें, जैसे कि हम लोग खल्ली देते हैं या मछली का चूर्ण देते हैं। तो इन चीज़ों की मात्रा बढ़ी हुई होनी चाहिए, थोड़ी मुर्गियों के दाना से ज़्यादा होना चाहिए ताकि इनका बढ़वारी अच्छी तरीके से हो सके। बटेर आकार में छोटे होते हैं और उन्हें आवास के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। बटेर जल्दी तैयार हो जाते हैं। मादा बटेर 6 से 7 सप्ताह में अंडे देना शुरू कर देती है और बटेर बाजार में 5 सप्ताह बाद बेचने योग्य तैयार हो जाते हैं। एक मादा बटेर 1 साल में लगभग 250 से 300 तक अंडे दे देती है। मुर्गी के मांस की तुलना में बटेर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वसा की मात्रा भी कम होती है, जिससे मोटापा नियंत्रण में मदद मिलती है। बटेर पालन में आहार और रखरखाव लागत बहुत कम होती है। मुर्गी पालन और पशुपालन के साथ बटेर पालकर किसान इस व्यवसाय से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप प्रबंधन करेंगे तो इसमें दवा में भी बहुत कम खर्च है। आप जो जनरल दवा देते हैं जैसे कि विटामिन हुआ या फिर पानी साफ करने की दवा देते हैं, ये अवश्य दीजिए, लेकिन अलग से आपको दवा देने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बाज़ार में भी आपको बाज़ार में प्रबंधन में भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप बटेर पालन से जुड़ करके आप मुर्गियों से भी ज़्यादा अच्छे तरह से लाभ ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
तिलहनी फसलों में मूंगफली का प्रमुख स्थान है और हमारे जिन किसान भाइयों ने इसकी खेती की है उससे अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल की उचित बढ़वार का होना जरूरी होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप मूंगफली की फसल में इस समय किए जाने वाले कार्यों को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना की विषय विशेषज्ञ रीना शर्मा। किसान भाइयों, अभी खरीफ का मौसम में काफ़ी फसलें लगी हुई हैं इस समय। इसमें मूंगफली एक विशेष फसल है जो कि अभी आपकी 1 से 1.5 माह की हो गई होगी। मूंगफली की खेती तिलहनी फसल के रूप में की जाती है। मूंगफली के दानों का उपयोग अधिक मात्रा में तेल निकालने के लिए किया जाता है। इसके बाद इसे दाने के रूप में खाने में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसकी बाजार में मांग अधिक रहती है। इसकी खेती करने वाले किसान अच्छा लाभ कमाते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने मूंगफली की बुआई की है उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है। इसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो और आने वाले समय में अच्छी पैदावार मिले, इसके लिए कुछ जरूरी कार्यों को इस समय करना होता है, जो इस प्रकार से है। तो इसमें काफ़ी समस्या आ रही होगी खरपतवार की, चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों की। सही समय पर यदि आपने खरपतवार नियंत्रण नहीं करा तो ये प्रतिस्पर्धा करेगा आपकी मुख्य फसल से। दूसरा, ये कीट रोगों को आश्रय देने का काम करता है, जिससे आपकी मुख्य फसल पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यदि आपके क्षेत्र में यदि लेबर उपलब्ध है तो आप लेबर से कर सकते हैं, नहीं तो आप बाजार से जो खरपतवार नाशी हैं उनको लाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। निदाई गुड़ाई बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये रूट वाली फसल है, जिससे कि यदि आप निदाई गुड़ाई करते हैं तो इसकी जो रूट्स होती हैं, जो इसकी फली रूट्स के रूप में होती है, वो बहुत अच्छे से विकास होता है, मोटी होती हैं, दाना बहुत अच्छा बनता है क्योंकि इसमें वायु संचार काफ़ी अच्छा हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छे से जाती है, तो जिससे कि आपकी जो मुख्य फसल होती है उसको काफ़ी लाभ होता है। जब 1 माह की फसल हमारी हो जाती है तो इस पर हम पहली मिट्टी चढ़ाते हैं, जिससे कि हमारा जो बीज है वो कैप्सूल बनने लगता है। तो किसान भाई, कैप्सूल बनते समय हमें मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है और उसके साथ साथ हमारा जो खरपतवार नियंत्रण भी कंट्रोल हो जाता है। फिर इसके बाद किसान भाई 60 दिन पर भी हम नियंत्रण आवश्यक करें और उसके साथ मिट्टी चढ़ाएं, जिससे आपकी जो कैप्सूल होते हैं वो बहुत अच्छे, मजबूत और काफ़ी मोटे बनते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है, इसलिए मूंगफली की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं है और यदि जहां अधिक वर्षा हो वहां खेत से जल निकास की उचित व्यवस्था करें और इस बात का ध्यान रखें कि बारिश के दिनों में लंबा अंतराल हो, तब आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सिंचाई इसकी कलर से करने पर कम पानी में अधिक क्षेत्र पर आसानी से सिंचाई हो जाती है और फसल की बढ़वार अच्छी होती है, जिससे पैदावार अधिक मिलती है। आप किसान भाई, बात आती है जैसे कि जो अपना उर्वरक की, तो उर्वरक तो हम पहले ही इसमें दे देते हैं, लेकिन यदि आपने देखा हो कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी कि वेजिटेटिव जो वानस्पतिक ग्रोथ है वो आपकी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा 1 kg NPK को लेकर 500 लीटर पानी में घोल कर आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका स्प्रे करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो फसल है बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद इसमें कीट भी बहुत आते हैं, तो आपके स्थानीय जो आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या जो कृषि विभाग हो या जो आपके RAEO हों, आप उनसे संपर्क करके उस समय उपलब्ध जो भी मार्केट में दवा है उसको आप लेकर स्प्रे कर सकते हैं। मूंगफली की फसल में सफेद लट कीट को नियंत्रित करने का तरीका। गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें, जिससे जमीन में सुषुप्तावस्था में पड़े कीट सूर्य की तेज रोशनी से नष्ट हो जाए और परभक्षी पक्षियां भोजन बन जाए। हमेशा अच्छी सड़ी खाद खेत में डालना चाहिए। बिजाई से पूर्व मूंगफली के बीजों को 3 मिली इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL से प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। खड़ी फसल में लट नियंत्रित हेतु मानसून की वर्षा के बाद जब भृंग निकलने लगे उसके ठीक 20 से 25 दिन बाद प्रति हेक्टेयर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 300 मिली 100 किलो सड़ी खाद अथवा वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर खेत में डालें और इसके बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए।
इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL पानी में घोलकर मटके में भरकर निचले हिस्से में छिद्र करके सिंचाई के समय देना चाहिए। किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी, सामसायिक जो चर्चा आज हमारी हुई है, इसको ध्यान में रखते हुए यदि आप मूंगफली की खेती करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चितौर, जिला भोपाल के कृषक अमर सिंह ने। ये आंवला के बाग में कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अमर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा आंवले की फसल में पौध संरक्षण। आंवला बहुत ही एक उपयोगी फसल है और पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में इसकी जो है डिमांड है। समस्या वहाँ जाती है जब हम देखते हैं कि इसमें कीड़े मकोड़े बीमारी इन सब का जब जो है अटैक होता है। किसान भाइयों, आंवला के बाग में छाल भक्षक कीट का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट पौधों के तनों में घुसकर उसकी छाल और तना को खाकर नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इस कीट का समय रहते नियंत्रण करें। पौधे हमारे तैयार हो गए तो पौधे में सबसे ज्यादा मेजर समस्या जाती है हमारी जो भी है, सबसे बड़ी समस्या है इंदरबेला की जो भी है। किसान इससे हतप्रभ है और बहुत ही परेशान है। जब ये कीड़ा जो है रात के समय में एक्टिव होता जो भी है और पूरी जो है उसके तने को कुतरना शुरू कर देता है और उसकी जो बीट होती है पूरा पौधे के ऊपर से लेके नीचे लड़ी बना के पूरी दिखने लगती है, उस जाली के रूप में दिखने लगती है जो भी है। इंदरबेला की बात करें तो जहाँ से इंदरबेला जो है वो रहता है जो भी है उस जगह पे छोटा छोटा कॉटन के टुकड़े ले लो जो भी है और कोई भी इंसेक्टिसाइड ले लें बाजार में जो उपलब्ध हो और उसमें डुबा के, नहीं हो तो मिट्टी का तेल भी होता है आजकल, कई लोग मिट्टी के तेल ग्रीस वगैरह मिला के अगर उसमें आप डाल देंगे और ऊपर से हाथ में छोटा सा लेप बना दें मिट्टी का पेस्ट बना ले जो भी है, उसमें कॉटन में डालें और मिट्टी को उसके अंदर बंद कर दें। उसके अंदर जो कीड़ा होगा जब उसको कुछ नहीं मिलेगा और उसको जो है सुगंध से जो कि जो अपना कई प्रकार के फॉजिन गैस होती हैं जो कि रिलीज की जाती है इंसेक्टिसाइड में, वो उससे जिंदा नहीं रहेगा और अंदर जो है मर जाएगा। इससे हम प्रबंधन जो है कर सकते हैं। इसके अलावा आंवला के बाग में लगने वाले कीटों की बात करें तो गालमिज और रस चूसक कीट नुकसान पहुँचाते हैं। इन कीटों के कारण पौधों की बढ़वार और फलों के उत्पादन में कमी आती है, इसलिए किसान भाइयों इनकी पहचान कर नियंत्रण करें। दूसरा है जो भी है इसमें जो भी है गॉल मेकर क्या होता है, जो पहले जो टहनी जहाँ पे पेंसिल आकार की टहनी होती है वहाँ पे अंदर रहता है, धीरे धीरे गांठ बनाना शुरू कर देता है और गांठ बना के जो भी है धीरे धीरे ग्रोथ करता रहता है। ग्रोथ करने के पश्चात अगर हमने ध्यान नहीं दिया और उसी टहनी में जाके आगे फसल लग गई, हमारे फ्रूट्स जो है आंवला के लग गए, तो देखा गया वजन के कारण वो वहाँ से पूरी टहनी पूरी टूट जाती है और हमारा पूरा आर्थिक जो है नुकसान हो जाता है। या कि कई बार हवा ऐसी चलती, तेज हवा चल गई तो वो टहनियाँ जो है टूटना स्टार्ट कर जाती हैं। इसका प्रबंधन करने के लिए कैसे किया जाए जो भी है किसान भाई, सिंपल सस्ता जो है सुंदर उपाय जो भी है, सबसे जहाँ पे गठान है जहाँ पे आपको दिख रहा निकल, तो शुरुआती अवस्था में अगर दिख गया तो वहाँ से कट करके आप जो भी है दूर कहीं जला दें, क्योंकि अगर उसका अंडा जो अंदर रह गया, उसका कीड़ा अगर अंदर रह गया, प्यूपा उसका अंदर रह गया, तो वो फिर जाके उड़ के आएगा और आपकी फसल में अटैक करेगा। तो कोशिश करें बहुत नीचे गड्ढे में गड़ा दें या कि फिर उसको जो है जला दें जो भी है। किसान भाइयों, गालमेज कीट का रासायनिक नियंत्रण करने के लिए आप ट्राइजोफास 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें, जिससे इस कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501-512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।